सो हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर शुरू करा और हम सिंगल कमोडिटी केस तक पहुंच गए। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अगर कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं तो वो कैसे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। जिसने भी सिंगल कमोडिटी केस नहीं पढ़ा है या कुछ पे डाउट्स है वो पिछली वीडियोस को एक बार जरूर रेफर करें। तो सिंगल कमोडिटी केस हमने पढ़ा था, हमें क्लियरली नाम से पता चल गया कि कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी ले रहा है। जिसको भी डाउट्स है रेफर करें पिछली वीडियोस को। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंगल कमोडिटी केस के अंदर लॉ ऑफ डीएमयू वर्क कर रहा था। लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पर काम कर रहा था इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी केस। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बोर्ड्स के अंदर आपको एमसीक्यूज आएंगे 40 मार्क्स के, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। तो उसके लिए आपको ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होगी। और वैसे भी अब करिकुलम चेंज हो रहा है, क्लास 11-12 का एमसीक्यूज ज्यादा आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स आपके बंद हो जाएंगे, लॉन्ग आंसर्स बंद हो जाएंगे। लाइक 30% ऑफ द पेपर ही होगा आपका जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स का होगा, बाकी पूरा आपका 70% पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो उसके अंदर आपको माइन्यूट डिटेल्स याद रखनी होंगी जिसके ऊपर से सीबीएसई क्वेश्चंस बना सकता है। तो जैसे कि इसके अंदर सिंगल केस के अंदर हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है, पर अगर हमारे पास एक से ज्यादा गुड्स हैं तो वहां पर हमारा आ जाते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन द केस ऑफ मोर देन वन गुड। ओके, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भाई साहब जो है हमारे, इनके और भी बहुत सारे नाम है, जैसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, गॉन्सन्स लॉ ऑफ गॉन्सन सेकंड लॉ भी इसको बोला जाता है। जिसे ये भी आपको याद रखना है कि किस लॉ का क्या नाम है, बिकॉज अगेन कहीं से भी क्वेश्चन अब बन सकता है एमसीक्यूज के केस में। तो अब हम समझ चुके हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो दो गुड्स यूटिलाइज कर रहा है, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो अब उसको अपनी इनकम इस तरीके से एलोकेट करनी होगी कि वो दोनों गुड्स में इस तरीके से पैसा डाले कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सके, क्योंकि उसके पास इनकम लिमिटेड ही है। तो अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहते हैं, स्क्रीन पर देखिए। अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियो ऑफ एमयू ऑफ टू कमोडिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल एंड एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। देखिए इसके अंदर बहुत सी बातें करी गई है, इतनी सी 3 लाइनों के अंदर आपको बहुत सी बातें बोल दी गई हैं। जैसे पहला, रेशियो ऑफ एमयू ऑफ टू कमोडिटी, दोनों कमोडिटीज की एमयू का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, उनके रिस्पेक्टिव प्राइजेस, एमयू के बारे में भी बात करेंगे हम, उनके रिस्पेक्टिव प्राइजेस के बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि एमयू फॉल होना चाहिए जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती है। तो इन्होंने 3 लाइनों के अंदर 3 बातें समझा दी हैं। पहला, एमयू पर ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्राइजेस, एमयू और प्राइजेस इक्वल रहेंगे, एमयू और प्राइजेस इक्वल रहेंगे। एमयू फॉल करेगा जैसे कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, एमयू और प्राइजेस इक्वल रहेंगे दोनों कमोडिटीज के, और उनका एमयू फॉल होगा जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी। पर मैंने अभी आपको क्या बोला, एमयू और प्राइजेस इक्वल रहेंगे? नहीं, ध्यान से देखिए, एमयू और प्राइस का रेशो, एमयू और प्राइस का रेशो, ये आपको बारीकी पकड़नी है। अब जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे, बिकॉज चैप्टर्स अब धीरे धीरे और आपको माइन्यूट डिटेल्स आपको देंगे, तो आपको उसको ध्यान से समझना है। तो मैंने क्या बताया कि एमयू एक्स एमयू वाई का रेशो, एमयू दोनों कमोडिटीज का एमयू का रेशो शुड बी इक्वल टू देयर प्राइस रेशो पी एक्स अपॉन पी वाई। और ये तो हमें 5th क्लास में ही हमने पढ़ लिया था कि रेशोज क्या होते हैं, प्राइस रेशोज किस तरह से हम लिखते हैं। रेशो क्या है, पी एक्स रेशो पी वाई। अरे ये इतना बड़ा बड़ा कैसे हो गया, पी एक्स रेशो पी वाई। इसको मैं पी एक्स बाय पी वाई भी तो लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो एमयू एक्स का जो मेरा प्राइस रेशो है शुड बी इक्वल टू द प्राइस रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। दोनों के प्राइस रेशो शुड बी इक्वल। मैं बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर ही आगे का पूरा चैप्टर आपका समझ आएगा। तो इसलिए इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, रट लो। कोई नींद से भी उठा के पूछे तो उठा के एकदम बोलो, एमयू एक्स डिवाइड बाय एमयू वाई शुड बी इक्वल टू द प्राइस रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। और साथ ही में एमयू फॉल होना चाहिए जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है हमारी जैसे जैसे हम कंजम्पशन अपनी बढ़ाते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो जैसे कि अब देखिए कि मेरे पास कुछ यूनिट्स हैं, मेरे पास यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं, उनके आगे मैंने एमयू लिखा हुआ है उनका।
एक्स कमोडिटी का मुझे 20, 14, 12, 7, 5, MUY का 16, 12, 8, 5, 3, तो ये मैंने दे रखा है। तो अब मेरे को इसके अंदर अपना दिखाना है कि अब मेरे पास दोनों कमोडिटी हैं, अब सेटिस्फैक्शन कैसे होगा। तो देखिए, जब पहला यूनिट वो ले रहा है, जो भी ये हमारा बंदा है, इसको जो भी नाम लेट कर लो इसका, राजू, तो ये ले रहा है, जब इसने पहला खाया तो MUX था 20 और MUY था 16। दूसरी कमोडिटी उसने खाया तो मेरा 14 हो गया और ये 12 हो गया, ये 12, ये 8, ये 7, ये 5, ये 5, ये 3। अब देख रहे हैं किस तरह MU फॉल हो रहा है। एक बार दोबारा देखिए, ये 20 से 14 हुआ, 14 से 12, 12 से 7, 7 से 5, 16 से 12, 12 से 8, 8 से 5, 5 से 3। तो मेरी एक कंडीशन तो ये पूरी हो गई कि जी MU मेरा फॉल हो रहा है जैसे जैसे मेरी कंजम्पशन बढ़ रही है। एक चीज मेरी डन, ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरे पे, पहले वाले पे आ जाओ, रेशियोज देखेंगे अब हम। MUX अपॉन MUY, तो जब ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बार बताती हूँ कि जब इसने एक कमोडिटी ली, देखिए यहाँ पर इसका MU फॉल होना कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेजर फॉल उसमें कैसे आया। देखिए, जब सेकंड यूनिट थी तो इसने 12 कमोडिटी ली MUY में इसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी, 12 की। और जब ये थर्ड कमोडिटी में था, वही इसको MUX पे मिल रही थी जब वो थर्ड कमोडिटी पे था। मतलब जब उसके पास लेट से 5 रुपए थे तो उसने अपना 1 रुपए दिए X पे, तो उसको 20 यूटिलिटी मिली। फिर उसने अपना 1 रुपया, जो उसका दूसरा 1 रुपया था, वो उसने भेजा MUY पे, तो उसको 16 की यूटिलिटी मिली। फिर 1 रुपए उसने दिए 14 पे, फिर 1 रुपए दिए उसने 12 पे, फिर 1 रुपए दिए उसने 12 पे। तो ऐसे ऐसे करके उसके 5 रुपए खत्म हो गए। समझे कैसे? ये 5 रुपए के सिक्के हैं मेरे पास, 5 सिक्के हैं, ये 1 रुपए के। पहले मैंने इसको दिए तो इसको 20 की यूटिलिटी आई, फिर इसने Y कमोडिटी खरीद ली, फिर इसने फिर X खरीद ली, फिर इसने फिर Y खरीद ली, फिर इसने फिर X खरीद ली। तो जब ये पॉइंट आया कि जहाँ पे 12 और 12 मिल गए, 12 और 12 मिल गए, दोनों पे उसको सेम यूटिलिटी मिली, X पे भी उसको 12 की यूटिलिटी मिली और Y पे भी उसको 12 की यूटिलिटी मिली, पर कंजम्पशन कैसी थी, एक पे 2 थी, एक पे 3 थी। अभी उसको भी भूल जाओ, आप उसको भी छोड़ दो। तो 12 और 12 पे आ गए, तो अब उसके टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हुआ, मैं इन सबको प्लस कर दूंगी, 20 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 12, तो 74। मतलब उसको 74 यूटिल्स का टोटल सेटिस्फैक्शन मिला उन 5 रुपए से, जैसे जैसे उसने अपनी मनी स्पेंड करी। अच्छा, तो अब उसने X पे लास्ट मनी कितनी, जब उसने लास्ट मनी X पे डाली तो उसको कितनी यूटिलिटी मिली, 12 की। MUX हुआ 12, Y पे कितनी मिली, 12 की। और प्राइस क्या थे, 1 रुपए प्राइस थे। तो ये 12/12 इज इक्वल टू 1/1। तो ये मेरा प्रूफ हो गया दैट MUX अपॉन में MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ये देखिए, दोबारा मैं एक बार आपको समझाती हूँ कि जब उसका MUX 12 हो गया, उसका MUY 12 हो गया, इसने 1 रुपए इसी का प्राइस था, 1 रुपए ही इसी का प्राइस था। अब वो अपनी यूटिलिटी में इस फॉर्मूले में इसको डाल के चेक करेगा कि क्या ये इस पॉइंट पे इक्वल हो गया। तो यस जी मैडम, इक्वल हो गया। तो अब मेरी दोनों कंडीशंस जो मैंने यहाँ पे पढ़ी, दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो गई। ये भी सेटिस्फाई हो गई कि MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PY अपॉन PX अपॉन PY, और MU फॉल कर रहा है जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है। तो ये दोनों मेरी कंडीशंस यहाँ पर बिल्कुल डन हो गई। तो ये था आपका डबल कमोडिटी का केस। तो एक बात मैं आपको और समझाऊं, ये फॉर्मूला कैसे आया, आपको एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ, कहीं नहीं मिलेगी आपको। जिस बच्चे को सिंगल कमोडिटी केस याद होगा वो इस चीज को समझ जाएगा कि सिंगल कमोडिटी में मैंने ये चीज पढ़ी थी कि मेरा MUX अपॉन PY इक्वल होता है मेरे MU इन टर्म्स ऑफ मनी, MUM के। ये मैंने पढ़ाया हुआ है पिछली वीडियो में, जरूर जाके देखना। देखो कैसे चीजें इंटरलिंक्ड है, अगर वो चीजें आपको ध्यान होगी तो ये तो आप फटाफट कर दोगे, मेरे बताने से पहले या पेन पेपर पे सॉल्व कर दोगे। तो ये मैंने बताया MUX अपॉन PY MUM के इक्वल है। ये क्या कर दिया मैडम, गलत कर दिया। ये देखो, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM कि जो मेरी X की मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के, X के प्राइस के रेशो जो है वो मनी टर्म्स के इक्वल है, हमने पढ़ा हुआ है। सिंगल कमोडिटी केस है, कोई बात नहीं, डबल में इसको डाल के देख लेते क्या हो गया।
तो इसका मतलब x का ये इक्वल होगा इसके, और y का इक्वल होगा मेरे y के मनी के टर्म्स में। ठीक है, ठीक है मैडम, आ गया समझ। और मेरा इधर मनी के टर्म्स में हमेशा क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछली वीडियो में, याद कर लो, नहीं पिछली वीडियो में जाना तो अभी याद कर लो। तो 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि मेरे ऊपर भी मैंने एग्जाम्पल में प्राइस क्या ले रखा है, 1 ले रखा है। ये देखिए प्राइस 1 ले रखा है। तो अब मैंने इसकी वैल्यू डाल दी और इसकी वैल्यू डाल दी। अब जब मेरा RHS इक्वल है तो मेरा LHS भी तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। अब तो जी हमारा फॉर्मूला है, इसको जैसे मर्जी घुमा लो। पहुंच गए जी फॉर्मूले पर, ये देखिए सेम है ना, चेक कर लो फिर मत क्या ना। कहाँ गया रे, ये रहा देखिए, पहुंच गए ना फॉर्मूले तक। तो अगर बेसिक्स क्लियर है तो फॉर्मूले तक भी पहुंच जाओगे खुद ही। चलिए इसको मिटा देते हैं, रबड़ का साइज बढ़ा लेते हैं, इसको हमने मिटा दिया। अच्छा, अब एक चीज और समझाती हूँ, अगर आपको समझना है, अगर पेपर में कहीं अटक जाओ कि जी बुरी तरह फंस गए ना, फॉर्मूला याद आ रहा है ना कुछ याद आ रहा है, अब क्या करें। एनसीईआरटी ने भी नहीं बताया ये तरीका। देखो ग्राफ से बनाओ, इकोनॉमिक्स में जहां फंस जाओ ग्राफ बना लो। सिंगल कमोडिटी केस में ग्राफ हमने कुछ ऐसे ही बनाया था। ये मेरा MUX अपॉन PX था, ये 0 है, ये मेरा सिंगल कमोडिटी का केस का है। तो अब डबल कमोडिटी हो गई तो ग्राफ तो 2 होंगे नहीं, ग्राफ तो एक ही रहेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे लाइन डाल लेते हैं हम एक। ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी, MUY अपॉन PY। तो अब हम एक ग्राफ को किस तरह देखेंगे, एक ग्राफ को x के ग्राफ को इस तरह देखेंगे, और हम अपने y के ग्राफ को इधर से देखेंगे। ठीक है, और जहां पर जिस पॉइंट पर ये MUX और ये MUY इक्वल होगा वो मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, जहां पर MUX और MUY इक्वल हो गए। तो कहीं अगर अटको और आपके पास यूटिलिटी का पूरा शेड्यूल ऐसा है, ग्राफ में प्लॉट करो और अपने आंसर तक पहुंच जाओ। वेरी इजी। ठीक है, इसको समझ लेना, समझ आ ही गया होगा वैसे तो। चलो अब हमने पिछली कुछ एक आधी वीडियो से पहले बात करी थी इनडिफरेंस कर्व्स के बारे में। तो थोड़ा सा दोबारा उस पर आ जाते हैं कि इनडिफरेंस कर्व क्या थे। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो यूटिलिटी अप्रोच अब बदल दी जाएगी। अब हम आ जाएंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे। इस पे पहले जो भी डिस्कशन हुए वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बेस पे थे। तो अब हम आ गए हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे। ये आपको स्क्रीन पे कुछ चीजें दिख रही हैं, इसको आप पढ़ लेना या एक बार रीड मार लेना कि ये जी इन्होंने किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, किस आर्टिकल में दिया। फटाफट एक बार इसको रीड मार लेना। अब आ जाओ मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरूरी बात ये है कि ICs की डेफिनेशन। तो indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combination of bundle of two goods among which the consumer is indifferent। अब मेरे को इंडिफरेंस कर्व क्या बताएगा। इंडिफरेंस कर्व एक वो कर्व है, एक वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मुझे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स बता रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बता रहा है वो बंडल्स के जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। मतलब वो उस पॉइंट पर दोनों गुड्स के लिए इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट मतलब कि मुझे ये भी दे दो मुझे ये भी दे दो, दोनों चलेगा। मतलब मैं दोनों में से किसी को चूज नहीं कर सकता। मेरे केस में अगर मुझे कोई बर्गर दे दे, मुझे पिज्जा दे दे, तो मैं इंडिफरेंट हूँ क्योंकि मैं दोनों को नहीं चूज कर सकती, मेरे लिए दोनों ही बेस्ट है। तो वो कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। अब मुझे कोई बोले कि आपने पढ़ाने जाना है या आपको मूवी देखने जाना है, तो उसके अंदर मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग होंगे। और अगर मुझे कोई कह दे कि आपने सोना है और आपने मूवी देखने जाना है, तो उस केस में मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा। तो आई एम इनडिफरेंट कि भैया अगर मेरे को सोने को कहोगे तो मैं सो जाऊंगी, मूवी देखने कहोगे तो मूवी देखने चली जाऊंगी। तो ये है हमारा आईसी। आईसी क्या बताएगा आपको, वो पॉइंट्स देगा जिसके अंदर कंज्यूमर उस गुड्स की कंजम्पशन में इनडिफरेंट है। अगेन कंजम्पशन हमेशा 2 गुड्स पर होगी, सिंगल गुड पर हम नहीं बात करें। अब हम जो भी बातें करेंगे
टू गुड्स पे करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास PQRST कुछ कॉम्बिनेशन हैं एप्पल और बनाना के, ये देखिए ये उसने कंजम्पशंस करी है। तो ये हमने इसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया। जब मेरा बनाना 15 था तो एप्पल 1 था, ये प्लॉट कर दिया P पॉइंट। इसी तरीके से सारे मैंने प्लॉट कर दिए और मेरे पास ये IC आ गया। अब IC जब हम पढ़ चुके हैं, बड़ा सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। अब दूसरी चीज हम आएंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ये कहती है कि जो भी कंज्यूमर है वो एक रैशनल कंज्यूमर है। अच्छा मैडम, रैशनल कंज्यूमर मतलब वो कंज्यूमर जो सब चीजें सोच समझ के कर रहा है, पागल नहीं है कि उसको कुछ भी बोल दो। रैशनल कंज्यूमर वो है कि जो हमेशा अपना डिसीजन लेगा जो उसके लिए बेस्ट है, हमेशा सही डिसीजन लेगा जो उसके लिए सही है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहती है कि रैशनल कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करेगा वो कमोडिटी जिससे उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। ऐसा नहीं कि आप कंज्यूमर बेवकूफ है, उसको कुछ भी दे दो। कंज्यूमर हमेशा रैशनल है, वो रैशनली सोचता है, बिल्कुल ठीक सोचता है जो उसके लिए बेस्ट है। तो कंज्यूमर हमेशा वही गुड ज्यादा प्रेफर करेगा जो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो बात वही है कि उसी की कंजम्पशन बढ़ा देगा वो, तो उसकी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी। एजेंट हमेशा वही बंडल खाएगा जिसके अंदर उसको ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन मिल रही है। जैसे कि मैं एक कंज्यूमर को कह रही हूँ कि या तेरे के पास 2 बंडल है, या तो तू 10 एप्पल और 10 बनाना ले ले, या 7 एप्पल और 7 बनाना ले ले। तो कंज्यूमर तो रैशनल है, बेवकूफ तो है नहीं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या कहेगा कि जी मैं तो यही वाला लूंगा जिसमें दोनों चीजें 10-10 है, मैं क्यों 7-7 वाला लूं। कंज्यूमर रैशनल है, उसकी जगह हम होते तो हम भी यही करते। अच्छा अब दूसरा सिनेरियो कि भैया 10 एप्पल ले ले और 7 बनाना ले ले, या 9 एप्पल ले ले या 7 बनाना ले ले। तो कंज्यूमर क्या कहेगा, जी यही दे दो मुझको जिसमें 10 एप्पल है 7 बनाना, मतलब जिसमें उसको हायर सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिलिटी है वो हमेशा वही लेगा। कम वाले में वो क्यों जाएगा, बेवकूफ थोड़ी है कंज्यूमर। अब है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या बता रहा है कि जी जब आईसी, बहुत सारे आईसीज हैं वो मैप है। हमारा इंडिया का मैप क्या है जिसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो इंडिफरेंस मैप क्या है जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स हैं। तो ये देखिए ये गुड वाई था, ये गुड एक्स मैंने ले लिया, ये ग्राफ बना दिया, ये IC1 या IC2 या IC3 जितने मर्जी IC बना दो आगे तक। तो ये क्या है, ये इंडिफरेंस मैप है। ओके अब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हमने पढ़ी, दैट कंज्यूमर ऑलवेज वांट टू कंज्यूम मोर। मोर, दिल मांगे मोर। कंज्यूमर क्या कहते हैं, दिल मांगे मोर। अब दूसरी चीज आ जाती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि अगर दो कमोडिटीज हैं तो अब कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, दोनों तो वो एक साथ अनलिमिटेड कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो उसको अपना सेटिस्फैक्शन को एक लेवल पे रखने के लिए, सेम लेवल पे रखने के लिए उसको कोई ना कोई कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं। MRS refers to the rate, वो rate at which the commodity can be substituted with each other, कि उस रेट पर एक कमोडिटी को मैं दूसरे कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, so that total satisfaction of the consumer remain the same। मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहे। अगर मेरे को भूख लग रही है और अगर मेरे को 2 रोटी खानी है और अगर मुझे रोटी नहीं मिल रही, घर में एक ही रोटी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी भूख तो पूरी करनी है मुझको, तो मैं अपनी एक रोटी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, मैं ज्यादा दाल ले लूंगी या ज्यादा सब्जी ले लूंगी या थोड़े से चावल ले लूंगी। तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो MRS क्या होता है, वो रेट जिसके अंदर हम एक यूनिट को सैक्रिफाइस करते हैं सो दैट दूसरा यूनिट को मैं गेन कर सकूं। सैक्रिफाइस अपॉन गेन पढ़ा हुआ है पिछली वीडियोस में, सब रिपीट हो रहा है, जल्दी देखो जाके। तो जिसके अंदर ये हमने पढ़ा कि कंज्यूमर इनमें क्या कर रहा था, देखिए बनाना सैक्रिफाइस कर रहा है सो दैट उसको एप्पल एक्स्ट्रा मिल सके। इधर देखो उसने 5 एप्पल गवा दी, 5 बनाना गवा दिए एक एप्पल के लिए। फिर उसने 4 बनाना सैक्रिफाइस करे एक एप्पल के लिए। यहाँ पे 3 बनाना उसने सैक्रिफाइस करे और उसने 2 बनाना सैक्रिफाइस करे। तो MRS ये देखिए लिखा हुआ है 5 बनाना रेशो 1 एप्पल। 5 बनाना उसने लूज करे तो उसको 1 एप्पल मिला। अगेन इसको हमने इसमें बना दिया, ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अच्छा अब एक बात आता है कि MRS हमेशा नीचे कोई क्यों जा रहा है, सारे आईसीज ऐसे ही बन रहे हैं, जितने भी आईसीज हैं सारे कॉन्वेक्स बन रहे हैं। कॉन्वेक्स पता होगा सबको, 10th साइंस सब पढ़ के आया, कॉनकेव कॉन्वेक्स शेप सबको पता होगी।
तो ये कॉन्वेक्स क्यों बनता है हमेशा? कॉन्वेक्स इसीलिए बनता है बिकॉज एमआरएस हमेशा फॉल करेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा फॉल करता है। क्यों? बिकॉज कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर एप्पल को कंज्यूम करने के लिए देखो पहले उसने 5 बनाना लूज करे थे एक एप्पल के लिए, फिर उसने 4 करे, फिर उसने 3 करे, फिर उसने 2 करे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एमआरएस फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर की यूटिलिटी फॉल होगी जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा देगा। ठीक है, उसको एप्पल चाहिए, पर एक पॉइंट पर आके भी तो कंज्यूमर एप्पल को बस कर देगा कि बस अब नहीं, अब बहुत हो गया। कितने एप्पल खा लेगा कंज्यूमर? यूटिलिटी तो फॉल होनी है उसकी। तो इसीलिए वो अब धीरे 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 जितने ज्यादा बनाना लूज कर रहा था उसको भी कम कर देगा। पहले 5 कर रहा था, फिर 4 कर देगा, फिर 3 कर देगा, फिर 2 कर देगा, फिर 1 कर देगा, फिर उसको पॉइंट ऑफ सेटिएशन आ जाएगा कि बस अब नहीं। कितने कितने ही और खा लेगा ना वो एप्पल भी, उसके लिए कितने ही बनाना लूज कर देगा। तो एमआरएस हमेशा हमारी फॉल हो रही है इसीलिए क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। और हमारे इसीलिए जो आईसीज है वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि एमआरएस है। एमआरएस फॉल होती है क्यों? क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ये आ जाता है क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में कि आईसीज कॉन्वेक्स क्यों होते हैं, तो उसके पीछे आप वही समझा दोगे, कॉन्वेक्स होते हैं क्योंकि एमआरएस फॉल होती है, एमआरएस फॉल होती है क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू है। ओके, अब कुछ अजम्पशंस हैं हमारी जो हम लेके चलते हैं आईसी एनालिसिस में। पहला, 2 कमोडिटी रहेंगी, एक कमोडिटी पे आईसी कैसे ही काम करेगा? आईसी की डेफिनेशन ही यही है कि वो पॉइंट जहाँ पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है, तो इनडिफरेंट तो 2 चीजों में ही होगा ना। एक चीज में कैसे इनडिफरेंट होगा? 2 चीजें तो चाहिए ना उसको इनडिफरेंट होने के लिए। तो 2 कमोडिटीज हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया कि जो भी एनालिसिस है ये सारा ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से है। रैशनल कंज्यूमर है, देख लीजिए कंज्यूमर हमारा पढ़ा लिखा है, ऐसा कोई पागल कंज्यूमर नहीं है कि कुछ भी उसको कर दोगे, नहीं, वो अपनी डिसीजन सही लेगा। नॉन सेटिएशन, एक पॉइंट पे आके कंज्यूमर अपना लॉ ऑफ डीएमयू यही तो कहते हैं कि एक पॉइंट पर आके कंज्यूमर कह देगा बस अब और नहीं, और हमारी एमआरएस फॉल होती है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं आईसी के। कुछ आईसीज की प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे पहला, हमेशा कॉन्वेक्स है बिकॉज एमआरएस फॉल हो रहा है। मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा आईसीज है वो इस तरह बनेंगे, हमेशा इस तरह आईसी नहीं बनता, कॉन्वेक्स है हमेशा। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है एमआरएस की वजह से। हायर आईसी मतलब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना ज्यादा आईसी बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मेरे पास ये आईसी है, ये IC1 है, तो जो IC2 है इस पे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। कंज्यूमर हमेशा हायर लेवल ऑफ आईसी पे जाना चाहते हैं, इधर उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा इधर उससे ज्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो कंज्यूमर हमेशा हायर लेवल ऑफ आईसीज पे जंप करने को ट्राई करते हैं, बट वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम लिमिटेड है। अब मेरे को सेटिस्फैक्शन हो सकता है मिलेगा जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो, बिकॉज वो मेरा वांट है, पर वो नहीं हो सकता ना। सेटिस्फैक्शन तो मेरा किसी भी लेवल पर हो सकता है। सिमिलरली इनकम भी, मेरी इनकम जितनी होगी मैं उतनी चीजें ले सकती हूँ ना। अब मेरी इनकम है कि मैं एक सेंटर अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मेरा आईसी उसी लेवल पे जाएगा ना जहाँ पे मेरी इनकम और आईसी मैच करें। बिकॉज मेरा आईसी हायर सेटिस्फैक्शन तो मेरा मर्सिडीज पे भी हो सकता है, पर मेरी बजट लाइन उधर तक नहीं मीट कर पाएगी। अभी इसको मोर डिटेल में पढ़ेंगे आगे। 2 आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 आईसीज कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे साथ नहीं कर सकते कि एक आईसी आपका ऐसे जा रहा है और एक आईसी ऐसे चला जाए, तो ये इंटरसेक्शन नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि 2 आईसीज आपको कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दिखाएंगे। इधर अलग सेटिस्फैक्शन है, इधर अलग, इधर अलग, इधर हर पॉइंट पे अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, तो 2 आईसीज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। कभी भी आपको एक्सिस को टच नहीं करते। हमारे जो आईसीज है वो कभी भी ऐसे नहीं देखेंगे कि एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच कर रहा है, बिकॉज अगर जो भी आईसी एक एक्सिस को टच करेगा इसका मतलब उस गुड की कंजम्पशन 0 है, तभी तो वो यहाँ पे टच कर रहा है, तभी तो वो यहाँ पे टच कर रहा है। अगर उसकी कंजम्पशन 0 है तो 0 कंजम्पशन तो होगी नहीं, बिकॉज आईसी की कंडीशन ही है कि 2 कमोडिटी कंज्यूम हम कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पेपर में जरूर आती हैं, इसको आप IIT लिख दो, इशमीत इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर आएगा ये।
ओके, तो अब है बजट लाइन बचा हुआ है हमारा। तो ये टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर कर लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है वीडियो बड़ी हो जाएगी और इतना ज़्यादा तो ना आप पढ़ पाएंगे ना मैं पढ़ा पाऊंगी। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो अब हम जो बजट लाइन का एक टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक हमने जितनी चीज़ें कवर करी हैं एक बार देखिए। डबल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी हमने करा, आईसी एनालिसिस हमने देख लिए है, उसके बाद हमने मनी के टर्म्स में देखा, हमने टोटल यूटिलिटी समझी, मार्जिनल यूटिलिटी समझी, लॉ ऑफ डीएमयूज पढ़े, सब चीजें पढ़ी। उन सब चीजों को साथ के साथ रिवाइज करें। और ये नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसके साथ के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए, बिकॉज ये ऐसे नोट्स आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इतने डिटेल नोट्स, मतलब एक एक लाइन उठा के नोट्स बनाए हुए हैं, तो इतने डिटेल नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो इनको आप एज अ अपनी नोट्स, अपने नोट्स ही समझिए, बिकॉज इससे ज़्यादा डिटेल्ड आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरी बुक की रिवीजन आपकी हो जाएगी। तो इसको आप अपना रेफरेंस रख के अपनी तैयारी कीजिए और साथ के साथ जैसे जैसे चैप्टर्स हो रहे हैं उनको साथ के साथ रिवाइज करिए। और पिछली वीडियोस को देखिए, जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो में पिछली वीडियोस के थ्रू आप उसको क्लियर करिए। अगर आप सीधा इसी वीडियो पे आ जाएंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको क्लियर ना हो पाए, क्योंकि पिछली वीडियोस से ही सब आगे आगे लिंक्ड है। तो बजट लाइन का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही में मैं वो आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो जनरली पेपर्स में पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में हम वो सब करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।